हेलो एवरीवन। मैं महराज खान स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और इसमें हम बात करेंगे 51 क्वेश्चन से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितने भी हो जाते हैं इस वीडियो में। और ये हम पेपर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? 2020 का। ठीक है, 2020 BEd AMU का पेपर है ये। उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो कि कौन सा था इसमें जो सीरीज सबसे पहले आई, इस ए सीरीज का पेपर है। सबसे पहले जो यूनिट थी इसकी टीचिंग की नहीं थी, सॉरी मैथ की थी। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भी कंप्लीट हो गई है हमारी। अब देखते हैं 51 क्वेश्चन है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड पर है। ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन चलेंगे 51 से 75। कोशिश करेंगे इस वीडियो में जितने भी हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ जो आपको अपने माइंड में रखनी है। आपको एक अपने आप को क्या मानना है? एक आइडियल टीचर। ठीक है, आपको यहाँ पर सॉल्व करते टाइम एक स्टूडेंट नहीं मान के चलना है। अपने आप को मान के चलना है कि आप एक टीचर हैं। और टीचर कैसे हैं? आइडियल। आइडियल टीचर क्या होता है? जो अपने स्टूडेंट के भलाई के लिए सोचे, अब हर वो काम करे जिससे उसके टीचर स्टूडेंट को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, उसके स्टूडेंट का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। भले से उसके खुद के ऊपर वर्डन हो रहा है या खुद के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ये चीज़ें उसको इग्नोर करनी है अगर खुद के ऊपर हो रहा है। लेकिन अगर उसके हार्ड वर्किंग से अगर स्टूडेंट का फायदा हो रहा है तो वो टीचर कैसा है? एक आइडियल है। जो कि एक टीचर इस चीज़ में काम करता रहता है कि कैसे मैं अपने बच्चों को आगे लेके जाऊं। वो होता है आइडियल टीचर। बहुत अच्छे से डील करता है, बहुत अच्छे से बताता है, बहुत अच्छे से समझाता है। और जो वो समझाता है बच्चे की समझ में आता है। अगर बच्चा कुछ परेशान है तो उसको वो डांटता नहीं है, फटकारता नहीं है, उसको क्या करता है? समझाने की कोशिश करता है। अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम में है, मान लो कि वो स्कूल बहुत लेट आ रहा है, तो उसको डांटने की बजाय वो समझने की कोशिश करेगा। एक आइडियल टीचर अगर होगा तो वो समझने की कोशिश करेगा कि आखिर वो लेट क्यों है। हो सकता है उसके घर की प्रॉब्लम हो सकता है वो लेट ना आना चाहता हो, लेकिन घर पर कुछ ऐसी चीज़ें बनती हो कि वो लेट हो जाता हो। क्लियर? और जब भी एक आइडियल टीचर नहीं, एक नॉर्मल टीचर अगर होगा तो वो क्या करेगा? फटाक से डंडा उठाएगा, उस पर पीटना शुरू कर देगा। तुम्हारा यही ड्रामा है, रोज रोज लेट आते हो, ऐसे वर्ड्स यूज करेगा। ठीक है, आइडियल टीचर क्या होगा कि अच्छा बच्चा लेट आ रहा है, ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि घर की प्रॉब्लम क्या है, घर से बात करने की कोशिश करेंगे, उसके पेरेंट्स से, उसके आसपास जो भी मतलब उसके जो दोस्त होंगे उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बच्चों को प्रॉब्लम क्या है। फिर वो उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये होता है एक आइडियल टीचर। क्लियर? मतलब आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि एक आइडियल टीचर कैसे डील करता है बच्चों को। ठीक, चलिए। और उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है और वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है। और अपनी क्लास में वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे एक इंटरेक्टिव जो है उसमें इंस्ट्रक्शन जो है हो सके। क्लियर? ये एक आइडियल टीचर की क्या होती है? इमेज होती है। जो बच्चा एक अपने टीचर को कॉपी करता है और उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, ये होता है एक आइडियल टीचर। ठीक है, तो वाई डू टीचर्स यूज टीचिंग एड्स? जो एक टीचर है वो टीचिंग एड्स को यूज क्यों करता है? टीचिंग एड्स आप जानते होंगे टीचिंग एड्स। जैसे कि टीचिंग एड्स होता है जो वो चीज़ें जो कि हमारे जो लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या कर दे? इंटरेस्टिंग बना दे, इजी बना दे। तो इसको वो ऐसे ही जिनका सहारा लेके एक टीचर अपनी क्लास को कराता है उसको बोलते हैं टीचिंग एड्स। जैसे कि इसमें अगर कोई लेक्चर है, मान लो ऑडियो लेक्चर है, तो वो उसके लिए रेडियो यूज़ करे। ठीक है, अगर वो रेडियो यूज़ कर रहा है तो ये किस में आ जाएगा? टीचिंग एड्स में आ जाएगा। और अगर वीडियो लेक्चर है तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? एक टीवी का यूज़ कर रहा है, या इसको हम बोल सकते हैं कि डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर रहा है। तो ये सब आ जाता है टीचिंग एड्स में। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन हम देखते हैं। टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। वो ये टीचिंग एड्स का यूज़ इसलिए करता है कि वो अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ सके स्टूडेंट का। क्या वो इसका बिना यूज़ करे टीचिंग अंडरस्टैंड नहीं कर सकता क्या स्टूडेंट का लेवल? तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग, चलिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। ऑप्शन सी है टू मेक स्टूडेंट अटेंटिव।
या ऑप्शन डी है टू मेक टीचिंग इजी। देखिए अगर इसमें अब ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो कि हमारे लग रहे हैं कि सभी के सभी सही हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ती है कि बेस्ट क्या है। ठीक है, आप कभी खाने में, मान लो कि आप शादी में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे खाने होते हैं, कई सारे आइटम होते हैं खाने के, तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि बेस्ट क्या है। ऐसा तो नहीं है ना टूट पड़ते हैं सबको देख के और सभी खूब खूब सारा खा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। आपको क्या क्या देखते हैं आप कि मेरे लिए जो बेस्ट है, मान लो कि मुझे फीवर है तो मैं रोटी खाना पसंद करूँगी। ठीक है, राइस का जो भी आइटम होगा उसको मैं इग्नोर करूँगी। वैसे ही, या मतलब मान लो कि मुझे जो फेवरेट डिश है मैं उसको खाना पसंद करूँगी। वैसे ही यहाँ पर जो है हमें बेस्ट ऑप्शन देखना है। कुछ चीज़ें मान लो कि ये भी, कुछ जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे लिए, मैं तो इसको भी पसंद, मेरी ये भी फेवरेट है, मेरी ये भी फेवरेट है और मेरी ये भी फेवरेट है ना। कुछ डिश होती हैं कि मेरी तो ये भी फेवरेट है, अब मैं खाऊं कौन सी। तो उसमें फिर हम देखते हैं बेस्ट क्या है, ठीक, और उसको हम खा लेते हैं। तो वही चीज़ है कि इन ऑप्शन में हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। मान लो कि ये जो ऑडियो लेक्चर के लिए उसने रेडियो यूज किया, अगर वो लेक्चर खुद से देता, वो टीचर अगर खुद से वो लेक्चर देता, तो क्या बच्चे इतना इंटरेस्ट उसमें ले पाते जितना कि वो रेडियो सुनने में लेते हैं, है ना। और अगर कोई वीडियो लेक्चर है, वो खुद टीचर पढ़ा रहा है, एक क्लास के अंदर जो है टीचर पढ़ा रहा है, एक वो, और एक जो बच्चा डिजिटल बोर्ड पे देख रहा है वीडियो के साथ लेक्चर, और उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिगर्स वो यूज़ कर रहा है, एक वो जब बच्चा देखता है तो उसमें अलग ही उसको फीलिंग आ जाती है। तो इसलिए जो ये जो टीचिंग एड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच अ विजुअली चैलेंज्ड। अब यहाँ पर आप अपने आप की ये जो चीज़ मैंने पहले ही बोल दी कि आपको आइडियल टीचर, तो वही इमेज आपको यहाँ पर क्या करनी है, देखनी है। स्टूडेंट अलोंग विद नॉर्मल स्टूडेंट्स, एक आपको अपॉर्चुनिटी दी गई कि आपको क्या करना है, आपकी क्लास में एक विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट है और नॉर्मल स्टूडेंट के साथ आपको वो पढ़ाना है। तब What type of treatment would you like to give him in the class? तब आप उसको कैसा ट्रीटमेंट देना पसंद करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम। ऑप्शन बी, अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच इन पेस convenient to him. Option C, not giving him extra attention because majority may suffer. Option D, you will think that blindness is his destiny and hence you cannot do anything. चलिए यहाँ पर अब देखिए एलिमिनेट आपको कैसे करना है क्वेश्चन, कि हमारा क्या हो सकता है और कौन सा हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पहले तो वही हटा देते हैं जो फाइट में हमारे मतलब जो ऑप्शन हमारे फाइट में ही नहीं है, तो उसको हम वैसे ही अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी पर अगर आप गौर करें, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको बच्चे कॉपी करते हैं, आपके स्टूडेंट आपको कॉपी करते हैं, मतलब एक आइडियल टीचर है, और जो आप सोचेंगे वो बच्चे कॉपी करेंगे। अगर आप खुद ही नेगेटिविटी आपके अंदर भरी पड़ी है तो बच्चे भी उसी का शिकार हो जाएंगे। तो आपको क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ब्लाइंडनेस इज इज डेस्टिनी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप भाग्यवादी हैं कि भाग्य पर बैठ जाएं कि जो जिसके नसीब में जो होगा मिल जाएगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ या मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। आपको ये वाली थिंकिंग नहीं रखनी है। अपॉर्चुनिटी दी गई है तो आपको कैसे ट्रीट करना है उसको ये बताना है, ठीक है। भाग्य का बात समझ के, नसीब का बात समझ के बैठ नहीं जाना है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी, नॉट गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी में सफर। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, बाकी और भी बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो क्या आप उनमें ऐसे ही छोड़ देंगे कि नहीं है कि बच्चा मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको जब ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको एक्स्ट्रा तो कुछ ना कुछ उसके साथ करना पड़ेगा,
तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन ए देखते हैं और ऑप्शन बी देखते हैं। पहले हम ऑप्शन ए पर काम करते हैं। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम। अब देखिए आपको ये ऑप्शन सही लग रहा होगा कि हाँ उसमें हम सिंपैथी दिखाएंगे क्लासरूम में कि हाँ भाई बैठ जाओ, अच्छे से बैठो और जो है पढ़ो और ये और वो है, और दो चार बच्चों से आसपास में बोल देंगे कि थोड़ा जो है ऐसे ऐसे करना है, सिंपैथी दिखा देनी है उसको। हो तुम्हारे साथ ये हो गया और नहीं होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं पढ़ लो, ये होती है सिंपैथी, है ना। देखिए अगर आपने उसके साथ सिंपैथी दिखाई और क्लासरूम में अगर आप अलग दिखाते हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर क्लासरूम में दिखाते हैं तो वो बच्चा अपने आप को सबसे अलग समझेगा, ठीक है। और सबसे अलग कैसे समझेगा कि काश मैं भी इन बच्चों की तरह होता तो आज मुझे ही सिंपैथी नहीं लेनी पड़ती। वो बच्चा कुछ इस तरह से सोचेगा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे वो बच्चा खुद में ये हीन भावना का शिकार हो जाए कि काश मैं भी ऐसा होता। नहीं, उसमें उसे आपको ऐसे करना है कि वो खुद में लगे नहीं नहीं मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं भी इनकी तरह हूँ, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं है। तो आपको सिंपैथी वहाँ पर नहीं दिखानी है, ठीक है, उसका मोरल डाउन होगा। ऑप्शन बी बचा जो कि राइट है, पढ़ लेते हैं कैसे। अरेंज अ सीट इन द फ्रंट रो, ठीक है, फ्रंट रो पर उसकी सीट ले आएंगे, अरेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो विजुअली चैलेंज्ड है, ठीक है, वो देखता कम है या फिर देखता नहीं, इसके हिसाब से हमें क्या करना है, फ्रंट पर बिठाना है। एंड ट्राई टू टीच इन अ पेस कन्वीनियंट टू हिम, और उसे टीच करेंगे कैसे, जो कि उस पेस कन्वीनियंट होता है कि वो स्पीड जो वो बच्चा समझ सके, उस स्पीड में उसको समझाना या उस स्पीड में उसको बताना, हम वो यूज करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन पढ़िए आप। The teacher's primary contribution to the education of children during the supervised study period lies in। सबसे पहले आपको देखना है कि सुपरवाइज्ड जो स्टडी पीरियड होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना है, सुपरवाइज्ड स्टडी पीरियड। देखिए सुपरवाइज्ड स्टडी के लिए आप थोड़ा सा नोट्स आप यहाँ पर बना लें, अपने नोट्स बुक में जो है ऐड कर लें इसको। स्टडी और प्रिपरेशन of lesson by a class or group in the presence of a teacher who maintain, अभी आप इसको लिखिए फिर मैं समझाती हूँ। मेंटेन्स ऑर्डर एंड मे असिस्ट individual pupils in improving methods and habits। ठीक, यहाँ पर हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, हैबिट्स एंड स्टडी स्किल्स। क्लियर। तो सुपरवाइज स्टडी जो होता है वो होता है एक प्रिपरेशन, एक स्टडी किसके द्वारा, एक ग्रुप के या फिर क्लास के, पूरी क्लास के या फिर एक ग्रुप के, किसकी प्रेजेंस में, एक टीचर की, मतलब क्या क्लास क्या कर रही है, खुद से क्या कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है, स्टडी कर रही है, किसकी प्रेजेंस में, एक टीचर की, हु मेंटेन ऑर्डर, जो क्या करता है, एक मेंटेन करता है ऑर्डर में, असिस्ट और इंडिविजुअल पीपल्स, और क्या करता है, एक सहायक की भूमिका निभाता है, किसमें, इंडिविजुअल पीपल्स इन इम्प्रूविंग मेथड, किसमें किसमें क्या, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो वो इंडिविजुअली उसको बताए, उसकी जो है मेथड्स, हैबिट्स और स्टडी स्किल्स जो है उसको इम्प्रूव करवाए।
ठीक, ये होता है सुपरवाइज्ड स्टडी पीरियड या सुपरवाइज्ड स्टडी। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मेंटेनिंग साइलेंस एंड ऑर्डर, नहीं होगा ना। ऑप्शन बी चेकिंग ऑफ होमवर्क, नहीं। ऑप्शन सी इम्प्रूविंग प्यूपिल स्टडी स्किल्स, राइट है। ऑप्शन डी गेटिंग टू नो पीपल्स एज इंडिविजुअल्स, गेटिंग टू नो पीपल्स एज इंडिविजुअल्स वो काम करता है, लेकिन इसमें जो मेन है वो है इम्प्रूविंग स्टडी स्किल्स। क्लियर, टीचर का क्या काम है, उसकी स्टडी स्किल्स को इम्प्रूव करवाना। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 54। और जो भी मैं ये लिखवाती हूँ अपनी एक अलग नोटबुक बना लें, उसमें लिखते चलें, बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको। विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। ठीक है, ऑप्शन ए हार्ड वर्क, ऑप्शन बी ओबीडियंस, ऑप्शन सी ह्यूमिलिटी, या ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट थिंकिंग। तो यहां पर आपको देखना है कि स्टूडेंट के बारे में बात की गई है। ठीक, अगर हार्ड वर्क की बात करें तो दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका बिना हार्ड वर्क के कुछ मिल जाता है। एक अलग है कि किसी का नसीब बहुत ही तेज है कि उसको बिना हार्ड वर्क किए, उसने थोड़ा सा वर्क किया था उसको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन जनरली माना जाता है कि हार्ड वर्क तो सबको ही करना चाहिए। ठीक, अब तो एक साथ इसके हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का भी वर्ड आता है। चलिए, तो ये हमारा नहीं होगा। ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। कैसे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग अगर बच्चे की होगी, मतलब अगर जो टीचर कहता है और वही बच्चा सोचता है, उसी दायरे में रह के सोचता है जो कि टीचर ने सिखाया। अगर टीचर ने कोई चैप्टर पढ़ाया है और स्टूडेंट से वही समझा जो टीचर ने बताया, अलग से कुछ नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, जबकि उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होगी। अगर टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया है, तो अगर कोई स्टूडेंट है जो कि उस टॉपिक को घर जाके फिर से पढ़ता है, खुद से पढ़ता है और नई नई चीज़ें उससे और भी सीखने की कोशिश करता है, और एक वो बच्चा है जो सर ने बताया और बस वही पढ़ के बैठ गया है, या मैम ने जो बताया वही पढ़ के बैठ गया है, तो मानिए कि कौन सा स्टूडेंट आगे जाएगा, वो ये वाला जाएगा जो कि जिसने इंडिपेंडेंट थिंकिंग के जरिए, अपनी खुद की सोच के जरिए उस चीज़ को और भी सीखा। इससे क्या होगा, जो इन्वेंशन होते हैं वो यही स्टूडेंट कर पाते हैं जिनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, और नया भी यही स्टूडेंट कर पाते हैं जो कि सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं होते, वो कुछ अलग करते हैं, उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 55, स्कूल टीचर शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू। एक स्कूल टीचर है, उसको किसको टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, टीचर को ही ध्यान में रख के ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन ए अंडरस्टैंड द पीपल, अपने स्टूडेंट को समझना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा टॉप। ठीक, ऑप्शन बी अंडरस्टैंड द कम्युनिटी, ऑप्शन सी इंटरेक्ट विद पेरेंट्स, ऑप्शन डी नो अदर टीचर्स। देखिए सबसे पहले मैंने इससे बता दूं कि पेरेंट्स या प्रिंसिपल जहां आता है वो ऑप्शन हमारा नहीं होता। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी की बात हो रही है तो किसी पेरेंट्स से मिलना नहीं है टीचर को। ऑप्शन बी कम्युनिटी, अंडरस्टैंड द कम्युनिटी, ये तो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया कि कम्युनिटी को समझ सके, सोसाइटी को समझ सके। बहुत सारे लोग होते हैं, एक के अच्छे बनोगे दूसरे के बुरे बन ही जाओगे, इसको मनाओगे कल दूसरा नाराज, दूसरे को मनाओगे कल परसों तीसरा नाराज, तो ये तो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, तो इसको अंडरस्टैंड करना तो बहुत ही टेढ़ी खीरा। और वैसे भी टीचर के इससे क्या मतलब है, कम्युनिटी में क्या है। हाँ, मतलब वैसा मतलब होना चाहिए कि चल क्या रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको ये टॉप प्रायोरिटी है कि कम्युनिटी को समझना है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, एलिमिनेट हुआ। ऑप्शन ए अंडरस्टैंड द पीपल और नो अदर टीचर्स। अब दो ऑप्शन बचे, अब डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। टॉप प्रायोरिटी की बात हुई है तो अदर टीचर्स को जानना उसकी टॉप प्रायोरिटी में नहीं आएगा। टीचर का काम है स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट को ही लेकर आना है बीच में, बाकी जो भी आता है उसको सबको हम खत्म कर देंगे। ठीक, टीचर स्टूडेंट, बस टीचिंग एप्टीट्यूड में इन दो की बात होनी चाहिए। और टॉप पे भी कौन, स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की भलाई के लिए होता है, जो भी ऑप्शन वो हमारा राइट होता है।
भले से उसमें टीचर को थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो ऑप्शन इसमें कौन सा हमारा राइट था? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अंडरस्टैंड द प्यूपिल। अंडरस्टैंड द प्यूपिल का मतलब है कि अपने स्टूडेंट को समझे, टॉप प्रायोरिटी पे। अगर जैसे समझेगा, लेवल उसको पता चलेगा बच्चा क्या चाहता है, नीड क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्टडी कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा और पढ़ा पाएगा। इससे स्टूडेंट का क्या हुआ? ओवरऑल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 56, अ बेस्ट फंक्शनिंग ऑफ टोटल पर्सनैलिटी इंडिकेट्स। कौन सा ऐसा है जो कि दिखाता है एक टोटल पर्सनैलिटी को? ऑप्शन नंबर है मेल एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी एक्साइटमेंट, या ऑप्शन सी बैड टेम्पर, या फिर ऑप्शन डी मेंटल हेल्थ। आपको बताना है टोटल पर्सनैलिटी। तो इसमें अगर हम बात करें कि मेल एडजस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेल एडजस्टमेंट क्या होता है। तो मेल एडजस्टमेंट होता है एक तरह से पुअरली एडजस्टेड। पुअरली एडजस्टेड मतलब जो अपने इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाता। अपने इन्वायरमेंट में क्या नहीं हो पाता? एडजस्ट नहीं हो पाता, जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ हंगामेबाजी करता रहता है। मान लो कि जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ गया, भड़क गया दूसरे पे, तो ये होता है मेल एडजस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू नीड्स, अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी, अकॉर्डिंग टू टाइम, या वो कुछ नहीं देखता है, उसे जो करना है, ये होता है मेल एडजस्टमेंट। ठीक है। ऑप्शन बी एक्साइटमेंट। अच्छा, तो मेल एडजस्टमेंट तो चलिए, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट आप जानते हैं, बैड टेम्पर, जिसका टेम्पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वही बैड टेम्पर होता है। ठीक है। तो और डी है मेंटल हेल्थ। तो इसमें जो टोटल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करेगा वो करेगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटल हेल्थ। कहा भी गया है कि अगर किसी को जानना है तो उससे बात करिए, पता चल जाएगा कि वो सोचता कैसे है, पता चल जाएगा वो बात क्या करता है, और ये भी पता चल जाएगा वो बात किस टॉपिक पे ज़्यादा करना पसंद करता है। मान लो कि कुछ ऐसा है, कुछ उसके अंदर निगेटिविटी भरी पड़ी है तो वो ऐसी ही बात करेगा। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिविटी है उसके अंदर तो वो पॉजिटिविटी ही की बात करेगा। तो ये होता है टोटल पर्सनैलिटी की मतलब उसका मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से हमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि वो इंसान क्या है और क्या पर्सनैलिटी वो रखता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनका मेंटल हेल्थ कैसा था, तो यही चीज़ें दिखाती है टोटल पर्सनैलिटी। गांधी जी को पढ़िएगा, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, मेंटल हेल्थ। इसमें माल एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, पर टोटल पर्सनैलिटी को नहीं दिखा सकता, एक्साइटमेंट भी नहीं, बैड टेम्पर भी नहीं। ये तो बहुत सिंपल सा था, इसमें ऑप्शन ऐसे दिया ही नहीं कि मतलब एक ही था। ऑप्शन नंबर 57, द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज। एसेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट मतलब ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चीज़ इफेक्टिव क्लासरूम के लिए वो क्या होगा। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं और आप क्लास में हैं, तो आप अपनी क्लासरूम के इन्वायरमेंट को कैसा देखना पसंद करेंगे या कैसा बनाना पसंद करेंगे, इसमें ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ए वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स। क्या आपने तरह तरह के सारे टीचिंग एड्स अपने रूम, जो क्लास रूम है उसमें भर दिए, कोई कोना नहीं छोड़ा जिसमें कि मतलब टीचिंग एड्स नहीं लगाए, मतलब खूब सारी वैरायटी आपने डाल दी। ऑप्शन बी लाइवली स्टूडेंट टीचर इंट्रैक्शन, या फिर वो है कि जो लाइवली स्टूडेंट टीचर इंट्रैक्शन हो रहा है कि बच्चे पूछ रहे हैं, टीचर बता रहा है, और बच्चों को कहीं डाउट आ रहा है तो टीचर क्लियर कर रहा है। टीचर अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो टीचर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं उसका आंसर दे रहे हैं। तो ये होता है लाइवली स्टूडेंट टीचर इंट्रैक्शन। पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस मतलब एकदम से सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस टीचर अपना लेक्चर दे रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, ये होता है पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम से साइलेंस इन्वायरमेंट। ठीक। और ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है और जो है कोई बिल्कुल भी हिलना फिलना मना कर रखा है टीचर ने। तो आप एक एज ए टीचर क्या करेंगे, यहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पसंद करेंगे? तो वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स या फिर पिन ड्रॉप साइलेंस। देखिए, अगर पिन ड्रॉप साइलेंस अगर क्लासरूम में है तो वो ठीक नहीं है कि बच्चा एकदम पैसिव है। ये दिखा रहा है ये ऑप्शन कि बच्चा एकदम क्या है, पैसिव है, वो बिल्कुल नहीं बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं पूछ रहा है और एकदम शांत बैठा हुआ है। तो ऑप्शन सी, अब टीचर ने क्या पढ़ाया उसको क्या समझ में आया, कुछ नहीं पता। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये एलिमिनेट। ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ये हमारा वैसे ही निगेटिव वर्ड है, डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट वाला डिसिप्लिन नहीं। ठीक है। ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन बी बचा। मोस्ट आपको इंपोर्टेंट क्या लग रहा है, बी।
ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव जो आपको लग रहा है इसमें ऑप्शन नंबर बी है, लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, जो कि बच्चा ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही चीज़ें हैं। वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, इसमें अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता बी वाला तो ए हो सकता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? ये बहुत सारे डिसऑर्डर आते हैं, डिसऑर्डर का नाम है ये, जिसमें बच्चों को कुछ ना कुछ दिक्कत होती है पढ़ने में, लिखने में, सुनने में। तो ये कुछ डिसऑर्डर हैं जो कि एजुकेशन में, साइकोलॉजी में जो है पढ़ाए जाते हैं। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ सबके नाम, आप अपने जो नोट्स बुक में इसको ऐड करिए। इंपॉर्टेंट है, आज डिसलेक्सिया पूछा है, कल को हो सकता है दूसरा पूछ ले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसलेक्सिया ही। डिफिकल्टी विद रीडिंग, ये क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। एक होता है डिसकैलकुलिया। जब बीएड करेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे आप। अभी फिलहाल शॉर्ट में लिखिएगा, डिफिकल्टी विद मैथ, वो होता है डिसकैलकुलिया। एक होता है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, और ये होता है डिफिकल्टी विद राइटिंग। क्लियर? एक है डिस्प्रैक्सिया, ये होता है डिफिकल्टी विद फाइन मोटर स्किल्स। अभी फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं? जैसे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आई से हैंड और आई का जो है कोऑर्डिनेशन कुछ बच्चे नहीं बना पाते, बैलेंस नहीं बना पाते, अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाते, ये होता है फाइन मोटर स्किल्स, जो कि डिस्प्रैक्सिया होता है, डिफिकल्टी विद फाइन मोटर स्किल्स। क्लियर? एक है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, और डिस्फेजिया को अफेजिया भी बोलते हैं, अफेजिया या डिस्फेजिया। ये होता है डिफिकल्टी विद लैंग्वेज। ठीक, आपको इतना ही याद रख लेना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आ जाएगा, जैसे डिसलेक्सिया से आया है, हो सकता है डिसकैलकुलिया से पूछ ले, डिस्ग्राफिया से पूछ ले, या डिस्प्रैक्सिया से, या फिर डिस्फेजिया या फेजिया। ठीक, तो इस डिसलेक्सिया किससे हो गया? ऑप्शन नंबर सी, रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। ऑप्शन बी, सब्जेक्ट मैटर। ऑप्शन सी, टीचिंग टेक्निक एंड एड्स यूज। ऑप्शन डी, स्टूडेंट्स नॉलेज। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में किसकी बात करनी है? टीचर और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट। ठीक, इनका रिलेशन और इनका जो भी है इंट्रैक्शन, बस हमें इन पर ही फोकस करना होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो हमारा राइट आंसर ए हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है टीचिंग के लिए, टीचिंग प्रोसेस के लिए। क्लियर? मैंने बताया भी था कि कैसे जैसे रिलेशन होगा डिपेंड करेगा कि उसकी स्टडी फिर कैसी होगी, रिलेशन पर ही डिपेंड करेगा। मान लो कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दूँ रिलेशनशिप से। एक टीचर है जो कि बच्चों से क्या है कि एकदम वो ऐसा अपने आप को बना के रखा हुआ है क्लास में कि स्टूडेंट उसमें बेझिझक बिना किसी हेजिटेशन के क्वेश्चन पूछते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं।
और एक टीचर वो है जो बहुत ही गुस्से वाला है कि उसको देखते ही बच्चा ऐसा सन्नाटे में चला जाता है कि जैसे वो क्लास में ही नहीं है। तो क्या जो टीचर वो पढ़ाएगा बच्चे की समझ में आएगा? अगर आ भी गया, कुछ डाउट अगर रह गया, तो वो हिम्मत कर पाएगा पूछने की क्लास में? नहीं ना, क्योंकि वो खुद इतना डर में है कि पता नहीं टीचर कब धमाल मचा दे, कब उसको पीट दे, तो वो खुद नहीं बोलेगा, खुद नहीं पूछेगा। तो इसमें अच्छी जो टीचिंग हुई वो कहाँ हुई? लर्निंग प्रोसेस सबसे अच्छा किस में हुआ? जो टीचर एक ऐसा नहीं है, वो अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं, अपने एक ऐसा रिलेशन बनाए हुए हैं कि बच्चा उससे बेझिझक पूछ सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चा टीचर है कि बहुत गुस्से में अपने आप को ऐसा मेंटेन किए हुए, बहुत ज़्यादा गैप मेंटेन किए हुए है स्टूडेंट का, और एक टीचर वो है कि मतलब चलो ठीक है स्टूडेंट है, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, और वो अगले दिन को स्टूडेंट फिर उसके कंधे पर हाथ रख के चल रहा है टीचर के। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक रिलेशन टीचर और स्टूडेंट का गैप मेंटेन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को ऐसा बना दो कि वो तुमसे कुछ पूछ ही नहीं पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, द एजुकेशन दैट द चाइल्ड रिसीव इन फैमिली। एजुकेशन जो कि बच्चा किससे रिसीव करता है? फैमिली से। तो वो इसमें किस में आएगी? फॉर्मल में आएगी, इनफॉर्मल में, या फिर नॉन फॉर्मल में, या फिर सब फॉर्मल में? देखिए 3 तरह की एजुकेशन होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट हो गया, सब फॉर्मल जब जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम फॉर्मल की बात करते हैं कि फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल एजुकेशन उसको बोलते हैं जो कि पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टीचर्स द्वारा जो कि हमें एजुकेशन मिलती है, जो कि बच्चे को एजुकेशन मिलती है, उसको बोलते हैं फॉर्मल। इसमें लिमिटेशन होती हैं, इसमें क्या होती है? लिमिटेशन होती हैं, एक बाउंड्री होती है और एक बिल्डिंग होती है। जैसे कि स्कूल के अंदर क्लासरूम, उसमें बच्चा बैठ के जब पढ़ता है तो उसमें सब कुछ सिस्टमेटिक होता है कि आज हमने ये पढ़ा है, कल को हमें ये पढ़ना है, परसों को ये पढ़ना है। उसमें सब क्या होता है? फैक्ट जो है डिसाइड होता है और सिस्टमेटिक होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल। ठीक, और ये स्कूल में दिया जाता है या फिर ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में दिया जाता है, इसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। क्लियर? पर्टिकुलर होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर टीचर्स द्वारा, और जो कि है एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक, ऐसा नहीं बच्चा कभी भी स्कूल आ जाएगा, उसे कभी भी पढ़ा देंगे, रात के 12-1 बजे भी आ गया तो बच्चे को पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। ठीक, इनफॉर्मल होता है बच्चा जब अपनी लाइफ में कुछ भी कहीं भी सीख लेता है। जैसे फैमिली में रहता है तो फैमिली में कुछ ऐसी बात हुई जो बच्चों को नहीं पता, तो उसने वहां से सीख लिया। दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ जो बच्चों को नहीं पता, तो उसने वहां से वो सीख लिया। तो वो किस में आ जाता है? इनफॉर्मल में। ये वो सिस्टमेटिक नहीं होता है कि आज शाम को हमें 8 बजे बैठना है, घर पे के हेड जो है आपके घर पे पापा होंगे या फिर आपके दादा होंगे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज रात को हमें 8 बजे बैठना है और इस बच्चे को हमें ये टॉपिक सिखाना है। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, या फिर दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ है, वो ये सोच रहा है कि नहीं इसको आज हमें ये सिखाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बातों में बच्चा कुछ भी सीख लेता है किसी से भी, वो होता है इनफॉर्मल। इसमें कोई टाइम डिसाइड नहीं होता, इसमें कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं होता, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। क्लियर? नॉन फॉर्मल में आता है, नॉन फॉर्मल जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का स्टेज है। ठीक, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में। कैसे? मान लो कि कुछ हैं जो कि स्कूल में जो है, स्कूल में हमने सीखा वो फॉर्मल में आ गया, फैमिली से सीखा, दोस्तों से सीखा, कहीं आते जाते सीखा, वो इनफॉर्मल में आ गया। नॉन फॉर्मल में आएगा जैसे कि कोई ग्रुप बना, जैसे कि स्विमिंग, जो आपका ही स्टूडेंट का ग्रुप है वो स्विमिंग के लिए गया हुआ है या कहीं टूर पे गया हुआ है, वो वहाँ पर उसने सीख लिया। या जैसे कि जो है, जैसे कि इग्नू है, उसने अपना क्या किया कि कंटेंट भी दे रहा है लेकिन उसका एक फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है, उसका फिक्स एक बिल्डिंग नहीं है, तो वो होता है नॉन फॉर्मल। क्लियर? तो इसमें जो है फैमिली आया है, तो फैमिली हमारा किस में आएगा? इनफॉर्मल में। क्वेश्चन नंबर 61, टू मेक चिल्ड्रन लर्न मोर वैल्यूज। बच्चों को क्या करना है कि सिखानी है, वैल्यू सिखानी है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू सिखानी है। तो बच्चा कैसे सीख पाएगा? एज ए टीचर आपको ये आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए, दे शुड बी पनिश्ड फॉर रॉन्ग एक्ट। आपको पनिश करना है जब वो रॉन्ग एक्ट करे।
ऑप्शन बी, दे शुड बी अप्रिसिएट फॉर गुड कंडक्ट, आपको अप्रिशिएट करना है जब वो कुछ अच्छा करे। ऑप्शन सी, टीचर शुड मॉडल द राइट कंडक्ट, आप खुद उसके लिए रोल मॉडल बन जाएंगे कि कैसे चीज़ें सही करते हैं। ऑप्शन डी, दे शुड बी गिवन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, आपको क्या करना है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको ये वाली वैल्यूज ऐसे सीख लेनी है, ठीक है, ये होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा, पनिश्ड, पनिश्ड आया है मतलब निगेटिव वर्ड से, ठीक है, एलिमिनेट हुआ। चलिए ऑप्शन बी पे काम करते हैं, दिस शुड बी अप्रिशिएट फॉर गुड कंडक्ट, अप्रिशिएट करेंगे जब भी वो कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। आपको क्या सिखानी है, मॉरल वैल्यूज सिखानी है यहाँ पर, क्लियर। ऑप्शन सी है, टीचर शुड मॉडल द राइट कंडक्ट, आप रोल मॉडल का काम करेंगे कि अगर आपको सिखाना है कि झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना गलत है, तो सबसे पहले आप सच बोलना सीख, आप सच बोलेंगे, आपको जो भी झूठ बोलते हैं आप कभी भी, तो उसको छोड़ेंगे, ये हो गया रोल मॉडल, ठीक है। ऑप्शन डी, दे शुड बी गिवन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, गिवन कि भाई झूठ बोलना गलत होता है, इसको नहीं बोलना चाहिए, और बच्चे ने सीख लिया और वो जो है आगे से झूठ नहीं बोलेगा, क्या ऐसा लगता है आपको। ऑप्शन डी भी हमारा एलिमिनेट हुआ और ऑप्शन बी भी एलिमिनेट है। ऑप्शन सी जो है वो मोस्ट पॉजिटिव वर्ड्स है, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करिए। आप क्या हैं, एक आइडल टीचर हैं, आपको बच्चा कॉपी करता है, अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी क्लास में लेट ना आए, तो सबसे पहले आप टाइम पर आइए। अगर आप चाहते हैं कि जो है बच्चा जो है होमवर्क टाइम पे करे, तो आप टाइम पे होमवर्क देना भी सीखिए और टाइम पे चेक करना भी सीखिए, ठीक है। तो ये होता है रोल मॉडल, इससे क्या होगा, बच्चे पे इफेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि वो मॉरल वैल्यूज़ खुद उसके अंदर आ जाएंगी कि हमारे टीचर ऐसा करते हैं और मुझे उनके जैसा बनना है। क्वेश्चन नंबर 62, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, किससे पता चलेगा कि टीचिंग जो है क्वालिटी, टीचिंग की क्वालिटी किस चीज़ से पता चलेगी। ऑप्शन नंबर ए, बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, जितने ज़्यादा पास परसेंटेज आपकी क्लास का होगा, स्कूल का होगा, उससे पता चलेगा कि आपकी टीचिंग बहुत बेहतर है, ये कहना चाह रहा है ऑप्शन ए, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, अगर मतलब आपकी टीचिंग किस क्वालिटी की है, इससे ये मतलब इस चीज़ से हम ये जानेंगे कि बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट किस क्वालिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे पता चल जाएगा कि आपकी क्वालिटी क्या है टीचर, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन सी, बाय द क्लासरूम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, अटेंडेंस देखेंगे कि कितनी ज़्यादा अटेंडेंस है, उतनी ही बेहतर हमारी क्वालिटी है। ऑप्शन डी, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास, क्या करना है, साइलेंस मेंटेन करके रखना है क्लास का। पास परसेंटेज इसमें क्या है, ये कुछ नहीं दिखाएगा कि अब तो ऐसा भी चल रहा है ऑनलाइन में कि बच्चा स्कूल नहीं आया और उसको पास अच्छे मार्क्स से कर दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इससे पास परसेंटेज से नहीं दिखता, नकल करके भी बच्चा पास हो जाएगा, अच्छा परसेंटेज ले आएगा, चलता भी है यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब अलीगढ़ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, एमयू की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। काफ़ी इसमें आता है कि अब तो नीट का पेपर भी आउट होने लगा है, नकल होने लगी है, नेट का मतलब सी टेट के पेपर में आए दिन सुनने को मिलता है, यूपी टेट का पेपर, जो भी देखो, जूनियर एडिट का पेपर हुआ था उसमें तो ये सब चीज़ें, तो पास परसेंटेज तो बढ़ ही जाएगा ना जब ये सब चीज़ें होंगी, तो इससे ही पता नहीं चलता कि क्वालिटी कैसी है टीचिंग की। बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर, इसको होल्ड रखेंगे। बाय द क्लासरूम अटेंडेंस ऑफ टीचर, इससे भी नहीं पता चलेगा कि क्लासरूम की अटेंडेंस अब बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि टीचिंग की क्वालिटी बहुत अच्छा हो सकता है, टीचर ने इतना धमका रखा हो बच्चे को कि वो कभी छुट्टी नहीं करता हो, रेगुलर आता हो, ठीक है। ऑप्शन डी, बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लास, साइलेंस मेंटेन करके रखेंगे तो मतलब बच्चा सीखेगा क्या, मतलब कैसे पता चलेगा बच्चे ने कितना सीखा है, तो ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट। ऑप्शन बी हमारा राइट है, बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आर, बिल्कुल ये पता चलेगा कि एक आप क्लास में जाइए, जिस टीचर के आप सब्जेक्ट में आप कुछ पूछेंगे, जिस क्वालिटी का वो आंसर देता है या जिस क्वालिटी का वो क्वेश्चन पूछता है, आप समझ लीजिएगा उसी क्वालिटी की टीचिंग उसको कराई गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास शुड बी, एक स्टूडेंट है जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास में, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास, एडवाइस करेंगे कि क्लास के बाद मिलिएगा।
ऑप्शन बी, इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास, या पर उसको इनकरेज करेंगे कि क्या क्या करना है, डिस्कशन करना है क्लास में। ऑप्शन सी है, इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, इनकरेज करेंगे उसको क्या करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए। और ये ऑप्शन डी, इनकरेज टू सर्च आंसर इंडिपेंडेंटली, या सब बोलेंगे खुद से सर्च कर लो, ठीक है, खुद से देख लो इसका आंसर क्या है। तो आप सोचिए, 1 मिनट आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सा है, एलिमिनेट करने की कोशिश करिए जो आंसर नहीं होगा। सोच लिया? ऑप्शन डी, देखिए, इनकरेज टू सर्च आंसर इंडिपेंडेंटली। अगर उससे आपको यही कराना था तो उसने क्वेश्चन क्यों पूछा? आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आंसर भी आप ही करेंगे, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, देखिए होल्ड रखेंगे इसको अभी। इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लासरूम, क्लास से बोलेंगे कि डिस्कस करिए क्लास में। अरे वही उसी लेवल के सारे स्टूडेंट है जिस लेवल का वो है, तो कैसे डिस्कस करके आपस में क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे? आप टीचर हैं, आपको देना है, आपसे पूछा है, जो जो चीज आपसे पूछी गई है आपको उसका आंसर खुद से देना है, ठीक है। ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत होता है कि आपसे पूछा गया तो आप किसी पे टाल देंगे, ऐसा कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होता, आपको ही फेस करनी है आपकी प्रॉब्लम। तो ऑप्शन बी हमारा एलिमिनेट। ऑप्शन ए है, एडवाइस टू मीट द टीचर आफ्टर द क्लास। अच्छा, क्वेश्चन अब पूछा है, प्रॉब्लम अब आई है आपके सामने, इसको फेस कर 5-6 साल के बाद करेंगे, अभी करना है, अभी बताना है उसको, ठीक है। अगर ये चीज़ है कि इसमें अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि ऐसा क्वेश्चन बच्चे ने पूछा जिसका आंसर आपको नहीं आता, तब आप क्या करेंगे? तो ये आंसर हो सकता था कि आपको आफ्टर द क्लास, मतलब आप उससे मिलने की बात करिए, आप जो है आंसर फाइंड करेंगे और उसको बताएंगे, तब ये आंसर हो सकता था। लेकिन अभी यहाँ पर है, इनकरेज टू कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चन, उसको इनकरेज करेंगे कि हाँ क्वेश्चन पूछा करिए, ये अच्छा होता है, इससे डाउट क्लियर होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जजिंग द वर्थ ऑफ ऑल एजुकेशनल आउटकम्स ब्रॉट अबाउट एज ए रिजल्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए 64 से हम रोकते हैं क्वेश्चन, कल करेंगे इसको, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब 64 से 75 तक करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और जैसे मैंने एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको सोचना भी है अच्छे से। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट नहीं आता जिसको आपको रटना पड़े। इसमें सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि थोड़ा सा भी अगर आप सेंस लगाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से क्वेश्चन हमारा ये है कि हाँ यहाँ से हो सकता था, वहाँ से गलत नहीं करना चाहिए। एक चीज़ है कि फैक्ट है, हमें पता ही नहीं था तो गलत हो गया तो ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो बहुत अफसोस वाली बात होती है। यहाँ तो पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए अच्छे से सॉल्व करने की, टीचिंग एप्टीट्यूड को यूनिट को पूरे के पूरे नंबर लाने की, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।